नमस्कार। आज हम 1991 के आर्थिक संकट के बारे में बात करेंगे। वो कौन से आर्थिक, राजनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय कारण थे जिन्होंने 1991 में भारत की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसमें इजाफा किया, और उस समय की तत्कालीन सरकार ने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। तो आइए देखते हैं ये पूरा कंसेप्ट क्या है और इससे जुड़े हुए प्रमुख बातें। साल 1991 में भारत में एक आर्थिक बदहाली की स्थिति आई, और ये स्थिति इतनी खतरनाक थी, इतनी भयावह थी, जिसकी तुलना आज आप श्रीलंका की क्राइसिस से कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका में आज महंगाई की और अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में भी आई थी साल 1991 में। तो वो कौन से कारक थे जिसकी वजह से ये स्थिति आई? कुछ तो कारण थे अनजाने में, ये कारण पैदा हो गए थे, और कुछ कारण जानबूझ के पैदा हुए किए गए थे। वो जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट से पैदा हो गए थे। तो कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से 1991 में भारत जैसे लोकतंत्र में, भारत जैसे विशाल अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक बदहाली की स्थिति आई थी, और जिसके बाद देश ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। सुधार कब किए जाते हैं? जब कुछ गलतियां हो जाती, कुछ भूलें हो जाती हैं। तो हम आज इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे कि 1991 में कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्राइसिस पे पहुंच गई, और उस क्राइसिस को दूर करने के लिए हमने क्या कदम उठाए, पूरी दुनिया से क्या रिलेशन बनाए, और कौन से तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए। तीन महत्वपूर्ण कदम थे: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक्स पर बात करते हैं। कुछ औपनिवेशिक युग की कुछ बातें हमको पहले से पता है कि लंबे समय तक भारत, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो भारत एक बहुत ही विकसित और आधुनिक अर्थव्यवस्था मानी जाती थी पूरी दुनिया में। और इस वजह से दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ हमारे बड़े ही मजबूत व्यापारिक संबंध थे। 1773 से लेकर 1947 के दौरान अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों की वजह से भारत से सस्ते दरों पर कच्चे माल को खरीदा, और तैयार माल को फिर भारतीय बाजारों में ही सामान्य मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर बेचा करते थे। ये सब आपको पता है। और इस दौरान जो डेटा हमारे पास है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की आय में भारत का हिस्सा 1700 ईस्वी में कितना था? 22.3% था। और जब अंग्रेज भारत से गए तो उस समय दुनिया की आय में भारत का हिस्सा 3.8% रह गया। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। 1947 में भारत जब आजाद हुआ, तो भारतीय नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया, और इस वजह से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, और इन योजनाओं को विभिन्न नीतियों के जरिए क्रियान्वित किया गया। लेकिन 1980 के दशक में कुछ हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में खराब प्रबंधन की स्थिति को देखा, और उस समय वित्तीय संकट के कारणों का पता हम 1980 के दशक में जो प्रबंधन था उसके उसका अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। हम सभी को पता है कि सरकारी नीतियों और उनको लागू करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों जैसे कराधान, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से मिलने वाले लाभ से फंड इकट्ठा करती है। ये हम सभी को पता है। और जब खर्च आय से बहुत अधिक हो जाता है, तो सरकार घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से, जनता से और दुनिया की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेती है। और जिन महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए का आयात करते हैं उनमें से एक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का आयात हम हमेशा करते रहे हैं, बड़ी मात्रा में करते रहे हैं।
और जब हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं तो हम उसे डॉलर में भुगतान करते हैं, पेट्रोलियम को डॉलर में भुगतान करते हैं, और यह वही डॉलर है जिसे हम अपने निर्यात से कमाते हैं। तो 1980 के दशक में क्या हुआ कि सरकार का जो राजस्व था, सरकार का जो रेवेन्यू था, वो बहुत ही कम था। सरकार की आय के स्रोत कम थे, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। चुनौतियां क्या थी आपके देश में? बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, और चूंकि एक चुनी हुई सरकार थी, अभी हाल में ही देश आजाद हुआ था, मतलब देश को आजाद हुए अभी 22-23 साल हुए थे, और ये भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं माना जा सकता। तो इस समय सरकार को अपने राजस्व से बहुत अधिक खर्च करना पड़ा इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए। उस समय गरीबी की जरा स्थिति देखिए। साल 1980 में भारत में गरीबी की स्थिति क्या थी? भारत की आबादी थी 68 करोड़, तकरीबन 69 करोड़ भारत की आबादी थी, और देश में लगभग 43 करोड़ लोग गरीबी गरीबी में पड़े थे, गरीब थे, गरीबी की विभीषिका झेल रहे थे। आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी भारत में गरीबी की विभीषिका झेल रही थी। तो ये जो ग्राफ है हमें बताता है कि ये जो गरीबी की स्थिति है, हम सब के लिए, एक नीति निर्माताओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन्म दिया, उनमें बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन हमारे पास, मतलब सरकार के पास राजस्व के स्रोत बहुत ही कम थे, मामूली थे। विकास कार्यक्रमों पर सरकार ने लगातार खर्च किया, लेकिन उसके लिए कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं पैदा हुआ। आपके खर्च तो बढ़ते रहे, लेकिन आपके पास राजस्व नहीं था, सरकार के पास राजस्व नहीं था, रेवेन्यू नहीं था। टैक्सेशन यानी कराधान जैसे आंतरिक स्रोतों से भी पर्याप्त रूप से धन इकट्ठा करने में सरकार सक्षम नहीं थी। इसके अलावा सरकार कुछ जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही थी, एक तो सामाजिक क्षेत्र, जो मैंने अभी बताया कि देश में गरीबी की हालत कितनी ज्यादा थी, एक बड़ी आबादी गरीबी में पर थी, और दूसरा रक्षा क्षेत्र में सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर रही थी। उस समय पाकिस्तान और चीन दोनों से हमें बहुत सारी समस्याएं वहीं से शुरू हो गई थी। तो इन दोनों क्षेत्रों में सरकार का खर्च बहुत ज्यादा था, और ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार को तत्काल रिटर्न नहीं देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या जरूरी था? जरूरी था कि सरकार जो भी खर्च करे उसके लिए एक लंबी रणनीति बनाए, बहुत ही समझदारी से और बहुत ही ध्यान से खर्च करे। कई बार हम अपने खर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेते थे, और कई बार हम फिजूल खर्ची भी करते थे। फिजूल खर्ची का मतलब ये कि मान लीजिए आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से कर्ज लिया, और उस पैसे का इस्तेमाल आपने फिजूल खर्ची में कर दिया। फिजूल खर्ची का मतलब लोभ लुभावन नीतियों में कर दिया। आपको मैंने बताया कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जिसमें भारत जैसे विकासशील देश हैं, उनमें जो चुनी हुई सरकारें हैं कई बार सस्ती लोकप्रियता पर चुनी जाती हैं। और सस्ती लोकप्रियता पर जब चुनी हुई सरकारें होंगी तो क्या करेंगी? वो जनता के हितों से ज्यादा उनको खुश करने वाले कार्यक्रम चलाएंगी कि जल्दी खुश हो जाए, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। ये सब चीजें चलती रही, और इन सारी चीजों ने देश में फिजूल खर्ची को भी जन्म दिया। और मैंने अभी आपको बताया कि इस समय रेवेन्यू के सोर्स कम थे, सोशल सेक्टर में बहुत पैसा खर्चा हो रहा था, डिफेंस सेक्टर में पैसा खर्चा हो रहा था। जब आपके सोर्स कम है, खर्चा ज्यादा है, तब तो आपको और भी ज्यादा रणनीति के साथ काम करने की जरूरत थी। लेकिन पूरी रणनीति कारगर नहीं थी, हम कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची से काम कर रहे थे, और बढ़ते आयात के भुगतान के लिए निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो ये सारी चुनौतियां नहीं पैदा हुई होती। असल में 1950 में जब भारत ने
3.5% की विकास दर हासिल की थी। तो उस समय भारत में जो अर्थशास्त्री थे, राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया, उस समय की तुलना में हमारी विकास दर बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुनी ज्यादा है। तो लोग काफी ज्यादा खुश थे, और इससे उन लोगों में काफी उत्साह था, अर्थशास्त्रियों में। और उस समय सार्वजनिक जो उपक्रम थे उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि एक तो देश के विकास में उनका योगदान था उन सार्वजनिक उपक्रमों का, और दूसरा वो उपक्रम बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करते थे। आपके देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी बहुत थी, तो बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे? जो सार्वजनिक उपक्रम जिसमें बड़ी संख्या में लोग काम करें और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाए। रोजगार देने का एक ही तरीका कि सार्वजनिक उपक्रमों पर ध्यान दिया जाए, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, उसमें रोजगार और बढ़ाया जाए। तो उस समय पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस थे, उनका वर्चस्व था, उनको ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन यहीं से चुनौतियां शुरू हो गई। क्या चुनौतियां थी, क्या लेकिन था, क्या बट था? 1960 के दशक में जहां आपके देश में ये सारी चीजें हो रही थी, वहीं साउथ ईस्ट एशिया के कुछ टाइगर्स थे। टाइगर्स का मतलब जो बड़ी पावरफुल इकोनॉमी के रूप में उभर रहे थे, उनमें से साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग, इन 4 देशों के नाम आते हैं। और इन चारों देशों ने भारत से दोगुनी विकास दर हासिल कर ली। इसका मतलब इन छोटे, और कितने छोटे छोटे देश हैं, आप जाके मैप में इनका इनका लोकेशन देखिए और इनका इनका क्षेत्रफल देखिए, इनकी आबादी देखिए। भारत की तुलना में इनकी आबादी भी बहुत कम थी, आज भी कम है, और इनका क्षेत्रफल भी बहुत कम है। तो इन छोटे छोटे देशों ने भारत की तुलना में दोगुनी विकास दर हासिल कर ली थी। तो इतने उत्साह का कोई कारण भी नहीं था कि हमारे जो राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री थे वो खुश हो रहे थे कि हमने लगभग 3 गुना विकास दर हासिल कर लिया ब्रिटिश राज की तुलना में ब्रिटिश राज की तुलना में। तो ये हमारे लिए एक मॉडल थे, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग, जो भारत से लगभग दोगुनी विकास दर हासिल कर रहे थे। और इन देशों में एक चीज था, वो ये था कि हम तो पब्लिक सेक्टर को महत्व दे रहे थे, ये प्राइवेट सेक्टर को महत्व दे रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दिनों से ही, लगभग 60 के दशक से ही, दुनिया में प्राइवेट सेक्टर ने दुनिया की इकोनॉमी में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था, और बाकी देशों को एक आईना दिखा रही थी कि आप पूरी तरह से समाजवाद में मत जाइए, आप थोड़ा थोड़ा पूंजीवाद की तरफ जाइए और अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा उदार बनाइए, कुछ नीतियों को उदार बनाइए। तो अब ये एक उदाहरण था भारत के लिए। इन सारी चीजों के बीच में अगर हम बात करें कि 1991 में ऐसा कौन सा संकट आ गया जिससे पूरी इंडियन इकोनॉमी हिल गई, पूरी इंडिया, भारत की अर्थव्यवस्था को एक धक्का लगा। अभी श्रीलंका में जैसे हालात है, उस समय की जो तुलना है, 1991 की जो आर्थिक स्थिति थी है, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था, और हमारे पास $1 अरब से भी कम विदेशी मुद्रा बची हुई थी। ये जो डॉलर है महज 20 दिनों के तेल और खाद्य सामग्री के भुगतान में खर्च हो जाते हैं। ये इतना पैसा है, इतना मामूली पैसा है। और भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं थी 1991 में कि दुनिया के बाकी देशों के साथ कारोबार कर सके। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर आय के स्रोत कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे देश में रोजगार पैदा होगी, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी? इसके अलावा छठा क्या है, भारत का जो विदेशी कर्ज था लगभग $72 अरब उस समय पहुंच गया था, $72 अरब के बराबर। ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत उस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। और इसके अलावा भारत में जो महंगाई थी वो लगभग 15-16% के आसपास पहुंच गई थी। बताइए कितना ज्यादा महंगाई थी। भारत का जो राजस्व घाटा था वो भी दोहरे अंक पे पहुंच गया था। चालू खाता घाटा ये भी दोहरे अंकों पे पहुंच गया था।
और पूरी दुनिया का जो भरोसा है भारत से उठने लगा था, भारत की अर्थव्यवस्था से उठने लगा था। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस स्तर तक गिर गया कि वो 2 सप्ताह से अधिक के लिए भी आयात करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बाहरी देशों को कर्ज के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। और ऐसी स्थिति में दुनिया के जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां थी, उन्होंने कहा कि हम अब आपको कर्ज नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि आप डिफॉल्टर की स्थिति में पहुंच रहे हैं। आपको अगर हमने कर्ज दे भी दिया तो आप इस स्थिति में नहीं है कि आप उस कर्ज का भुगतान कर सकें। कौन से वो कारक थे जिन्होंने इंडियन 1999 की इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया? उसमें कुछ और जो कारक मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूं कि मुद्रास्फीति की दर 6.7% से बढ़कर 16.7% हो गई। और हमारी जो ब्याज देनदारियां थी, जो सिर्फ इंटरेस्ट हम अपने कर्ज पर देते थे, वो कितना हो गया? हमारी सरकारी व्यय का लगभग 36.5% हो गया। हमारा जो पब्लिक सेक्टर का जो खर्च है उसका लगभग 36.5% हो गया। और भुगतान संतुलन की क्या स्थिति थी? 1980-81 में ये लगभग 2000 करोड़ के आसपास था, और 1990-91 में ये 8 गुना बढ़ गया, लगभग 17,000 करोड़ रुपए हो गया। इतना बड़ा जो असंतुलन है, भुगतान संतुलन में जो दिक्कत है, इसकी भरपाई करने के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कर्ज लिए गए, विदेशों से कर्ज लिए गए। तो ये जो चुनौतियां आई हैं, ये चुनौतियां अचानक नहीं आई थी। ये बड़े लंबे समय की जो हमारी दिक्कतें थी, हमारी नीतियों में की दिक्कतें थी, और उस समय की जो सरकारें थी उनका जो ज्यादा से ज्यादा खर्च था, ये दो ऐसी वजहें थी जिन्होंने हमारी इस स्थिति को जन्म दिया। दूसरे देशों के साथ भी हमने रुपए में व्यापार करने का समझौता किया था, और हमें लगता था कि अगर हम रुपए में व्यापार करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो ये सारे देश हमारे साथ खड़े होंगे और आर्थिक चुनौतियों के समय हमें मदद करेंगे। तो ये सारी चुनौतियां थी, और इन चुनौतियों को कैसे आप दूर कर सकते थे? सिर्फ एक महत्वपूर्ण कदम उठा के, संरचना में बदलाव करके। जब संरचना में ही जब पूरी संरचना बिगड़ जाए तो आपको संरचना में बदलाव करने पड़ते हैं। और आर्थिक संरचना में बदलाव करने के लिए बड़ा ही विल पावर चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकार को। और ये ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो रही थी। क्यों नहीं पैदा हो रही थी? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता थी, उसको भी मैं आगे भी बताऊंगा। क्योंकि बड़े डिसीजन लेने के लिए और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बड़े डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा गर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए सरकारों का बहुमत में होना जरूरी है। तो उसमें बहुमत की सरकारें ही नहीं बन रही थी। जबकि उस समय चाइना और दूसरे एशियन कंट्रीज ने हमारी तुलना में बहुत पहले पहल शुरू कर दिया का मतलब खर्च ज्यादा करने के बजाय आय बढ़ाने के स्रोत पैदा करने शुरू कर दिए। कैसे शुरू किए वो भी मैं भी आगे बताऊंगा आपको। तो कहते हैं ना कि उतना ही पांव पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। लेकिन हमने चादर से ज्यादा पैर पसार दिया। जितना हमारा इनकम था, जितना हमारी आय थे, उससे कई गुना ज्यादा खर्च था। और ये हमने नहीं सोचा, उस समय की पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं सोचा, रूलिंग गवर्नमेंट नहीं सोचा कि अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। वो अपने सर्वाइवल के लिए खर्च करते रहे, जनता को खुश करने के लिए खर्च करते रहे। और फिर 1991 की जो स्थिति, जो मैंने बताया है, ये स्थिति आ गई। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत को चेतावनी दी कि अगर आपने बड़े कदम नहीं उठाए तो आपके लिए बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी, वो दो डोमेस्टिक फैक्टर्स थे, स्थानीय कारण थे, अपने देश के कारक थे। अंतरराष्ट्रीय क्या कारक थे जिसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई? आपकी आपका आर्थिक संकट एकदम गहरा गया। भारत एक एक दिवालिया होने की स्थिति में आ गया। जो आज हम श्रीलंका में देख रहे हैं, उस तरह की स्थिति भारत में आ गई थी 1991 में। असल में उस समय
1990 में खाड़ी देशों में एक युद्ध छिड़ गया। इराक और कुवैत, इराक और कुवैत के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और ये इराक, ईरान, कुवैत, तो ये जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए हमारा बहुत इनसे मदद मिलती रही है, हमेशा मिलती रही है। 1990-91 में भारत का जो पेट्रोलियम आयात बिल था वो $2 अरब से बढ़कर $5.7 अरब बढ़ हो गया, क्योंकि उस समय पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के दाम बहुत बढ़ गए थे, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, और हमारा आयात भी बढ़ रहा था, क्योंकि हमारी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो इसका सीधा असर भारत के व्यापार संतुलन में पड़ा। और सिर्फ यही नहीं हुआ, खाड़ी देशों में जो लोग काम कर रहे थे उनके रोजगार में दिक्कतें आई, क्योंकि इराक और कुवैत के बीच जंग छिड़ गई थी और बहुत ही ये खतरनाक रूप धारण कर रही थी। तो लोगों के रोजगार में गिरावट आई। तो आप सबको पता है कि वहां से रेमिटेंसेज आते हैं। खाड़ी देशों में जो भारतीय काम करते हैं वो अपने देश में रेमिटेंसेज भेजते हैं। तो उनसे जो रेमिटेंसेज आते थे, मतलब विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने देश में जो पैसा भेजते हैं उसी को रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस में गिरावट आ गई, बहुत ज्यादा मात्रा में गिरावट आ गई। और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण साथी सोवियत संघ, उसका वो पतन के कगार पे था, और 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गया। उसके कई जो छोटे छोटे हिस्से थे सब अलग हो गए सोवियत संघ से, और सोवियत संघ की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो गई। सोवियत संघ उस समय दुनिया में समाजवाद का प्रतीक माना जाता था। तो जब आपका एक बड़ा साथी, आपका एक महत्वपूर्ण राइट हैंड जब टूट रहा है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे दाहिने हाथ, हमारे एक बड़े साथी की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, वो कमजोर हो गया। उस समय दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक था, उससे भी हमारे देश पर तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। अभी सोवियत संघ की बात किया है हमने, तो 2 लाइन ये भी हम बात कर लेंगे क्यों सोवियत संघ का पतन हुआ। उसके पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारक जो है मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है। एक तो वहां पे अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा थी, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा, कि उसे टेक्नोलॉजी में अमेरिका से को compete करना है। तो अनुसंधान पर, रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत खर्च किए जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने शस्त्र निर्माण पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। डोमिनेंस बनाने के लिए कई बार अफगानिस्तान में और फिलिस्तीन में बहुत हस्तक्षेप किया उन्होंने। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना कई साल तक रही, आप सभी को पता होगा। तो जब आपकी सेना युद्ध में, सेना पर जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो मामूली नहीं होता है। युद्ध और सेना पे जो हम खर्च करते हैं उससे बहुत बड़ी आबादी का पेट भरा जा सकता है। उससे आपको अपनी विकास दर आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकती है, अगर आप उस पैसे को उधर खर्च ना करें। लेकिन इन लोगों ने इन इन चीजों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, और इससे वहां की इकोनॉमी लड़खड़ाने लगी। और 1991 में ये पूरी तरह से टूट गई। और इसके अलावा जो भीतर के जो राष्ट्र थे उनमें भी काफी ज्यादा आक्रोश पैदा हो रहा था। वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने भी उदारीकरण का रास्ता सबको दिखाया। उन्होंने कहा कि नीतियां उदार बनाई जाए। जब उदार बनाई जाए तो लोग लोग खुद भी निरंकुश होने लगे, जो छोटे छोटे हिस्से थे। और फिर उन्होंने उनमें आजादी की मांग उठी, और वो सब आपस में से वो सोवियत संघ से अलग होने की तैयारी करने लगे, और 1991 में अलग भी हो गए। हथियारों की होड़ सोवियत संघ में बहुत ज्यादा थी, और हथियारों की होड़ ने सोवियत संघ पर खर्चे का बहुत बोझ डाला था। इसके अलावा वहां पर करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जहां पे करप्शन होता है वो इकोनॉमी को बर्बाद करने में उसकी बड़ी भूमिका हो गई थी, होती है। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारतीय संकट में इनको जोड़ के देखा जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कारक थे। अभी मैंने आपको स्थानीय कारक बताए, अंतर्राष्ट्रीय कारक बताए। अब हम आपको बता रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। वो कौन से राजनीतिक कारक थे जिसकी वजह से 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था एक संकट की स्थिति में आ गई, और उस संकट की स्थिति में हमारे पास बड़े सुधार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं? 1990 1990 से 1994 के बीच राजनीतिक अस्थिरता बहुत चरम पे थी। और 1989 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें राजीव गांधी की जो नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें बहुमत नहीं मिला है,
इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। इन्होंने मना कर दिया सरकार बनाने से। उसके बाद जनता पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाई। ये जब सरकार बनाए तो इन्होंने सरकार बनाते ही देश में जातिगत आरक्षण लागू करने का इन्होंने सोच लिया और इन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की। विश्वनाथ प्रताप सिंह को पता था कि इस देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और देश में नए आर्थिक सुधार करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान देने के बजाय अपना जो एजेंडा था, अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा था, उसको उस पर ध्यान दिया। और उसकी उसकी वजह से पूरा देश जो है राजनीतिक रूप से खुद इनकी सरकार अस्थिर थी और इन्होंने देश में एक तरह का अस्थिरता पैदा पैदा हो गई। इनके कार्यकाल के दौरान देश में दंगे हुए, बड़े पैमाने पर आरक्षण के नाम पर दंगे हुए और फिर दिसंबर 1990 में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और ये मई 1991 तक इनकी सरकार केयर टेकर सरकार बनी रही है। आप सोचिए, दिसंबर में इस्तीफा दे रहे हैं, मई में आम चुनाव हो रहा है, तो अगले 6 महीने तक ही देश के लिए इन्होंने क्या क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है जाना ही है। तो 6 महीने का समय बहुत बहुत ज्यादा होता है, उतना क्रूशियल समय जब आपकी इकोनॉमी एकदम ढहने की स्थिति में है, बर्बादी की स्थिति में है और जहां ये कोई आपको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी महंगाई लगभग 16% को क्रॉस कर रही है। उस समय इस तरह की राजनीतिक स्थिरता बड़ी भयावह थी। और उस समय एक और दुखद घटना हुई। 21 मई 1991 को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई पेरम्बुदूर में, तमिलनाडु में। ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाया, इन चीजों ने। और ऐसी स्थिति में हमारी इकोनॉमी थी घुटने टेक चुकी थी। मई 1991 तक आते आते भारत की इकोनॉमी घुटने टेक चुकी थी। जितने एनआरआई थे उतने ही से भारत से पैसा निकाल रहे थे और जो निर्यातक थे उनको लगता था कि भारत तो उनका उधार ही नहीं चुका पाएगा। तेल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनका आयात रोकना पड़ा। सरकार को अब जब पैसा ही नहीं रहेगा, आपका खजाना खत्म हो जाएगा, तो सरकार क्या करेगी? अपने खर्चों में कटौती करेगी और कोई तरीका ही नहीं बचा। एकदम पानी जो है गर्दन के ऊपर आ गया था, यहां तक आ गया था, समझ लीजिए। और रुपए में 20% का अवमूल्यन किया है, ये गिरावट की गई रुपए के मूल्य में। और बैंकों ने ब्याज दर में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी की गई। जब ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग कर्ज ही नहीं लेंगे, क्या करेंगे? जितना पैसा कर्ज नहीं लेंगे उससे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो लोग कर्ज क्यों लेंगे? वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी चेतावनी दी थी। वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को मिलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मिलाकर आईबीआरडी भी कहते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम आपको इस समय $7 अरब का ऋण दे रहे हैं, लेकिन फिर आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। और इन लोगों ने सुझाव दिया कि आप देखिए, चाइना को देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के उन उदाहरण दिए उन्होंने, साउथ कोरिया का, ताइवान का, हांगकांग का। उनको देखिए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद खर्च करने के बजाय पैसा इकट्ठा करने के, राजस्व के नए नए स्रोत इकट्ठा किए हैं। और उसका एक ही तरीका है कि जो आपने जो मजबूत, जो एकदम कठोर नीतियां बनाई हैं, व्यापार जिसकी वजह से रुका हुआ है, उन नीतियों को आसान करिए, उदार करिए और व्यापारी प्रतिबंधों को हटाइए। ऐसा करेंगे तो आपको आय के स्रोत पैदा होंगे और फिर आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। इन्होंने इतना दबाव डाला कि सरकार ने इसको माना, लेकिन फिर कैसे करते? इतनी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता थी। अब बीपी सिंह चले गए थे, अब चंद्रशेखर जी आ गए थे। चंद्रशेखर जी की सरकार थी। चंद्रशेखर जी की सरकार ने सहमति तो जताई, लेकिन सहमति जताने से क्या होता है? उसके लिए विल पावर चाहिए, वो एक्सपर्टीज चाहिए, वो नेतृत्व तो चाहिए। यहां तो सरकार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज बस गिरने ही वाली है। तो सरकार को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे? तो सरकार को देखने में लगे पड़े थे। तो आईएमएफ ने हाँ नानुकुर करके फिर 1.27 अरब डॉलर का कर्ज दिया। और 1991 के आखिर में चंद्रशेखर की सरकार को 20 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। भारत का 20 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। और ये कौन सा सोना था? आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार ने तस्करी में जो सोने बरामद किए गए थे, उस सोने को गिरवी में रखना पड़ा अपना
कुछ खर्च और कुछ कर्ज उतारने के लिए। लेकिन इससे भी कुछ खास मदद मिल नहीं पाई इस सोना गिरवी रखने की वजह से। और भारत भारत के जो नेता थे, उनके लिए सबसे बड़े आदर्श थे उस समय सोवियत संघ और चीन। सोवियत संघ का पतन और चीन का उदय, ये दो ऐसे तरीके थे, जो दो महत्वपूर्ण उदाहरण थे, जो भारत की सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आईना दिखा रहे थे। ये बता रहे थे कि आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको सोवियत संघ की राह पर नहीं, आपको चीन की राह पर चलना पड़ेगा। उसी समय चाइना में देंग सियाओपिंग की सरकार थी। सियाओपिंग जो थे, चाइना के बहुत बड़े लीडर थे, और उन्होंने चीन जैसे समाजवादी देश में उदारीकरण की शुरुआत की। उन्होंने, उनकी एक सोच जो है, आपको सुन के भी बड़ा अच्छा लगेगा। पहले इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देंग सियाओपिंग जो थे, चीन के राजनेता और सुधारक थे। और ये उस समय के जो लीडर थे माओ जेडोंग, उनकी मृत्यु के बाद चीन को बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले गए। और हालांकि ये चीन के किसी भी उच्च पद पर नहीं आधिकारिक रूप से बैठे थे, लेकिन 1978 से 1992 तक चीन के सबसे बड़े लीडर थे। और ये जैसा चाहते थे वहां सरकार वह वही काम करती थी। तो इनकी जो है एक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनका कहना था कि अगर सरकार के राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे अगर सरकार के राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे, तो वो उन पैसे का इस्तेमाल करके गरीबी उन्मूलन में कर सकती है। अगर आपके पास राजस्व के स्रोत ही नहीं रहेंगे, आप कहते रहिए समाजवाद समाजवाद, लेकिन आपके पास राजस्व के स्रोत ही नहीं रहेंगे, फिर कैसे आप देश की गरीबी को दूर करेंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इनका उनकी नीति थी। और उन्होंने बाजार को खोलने की बात कही अपने ही समय। तो कौन सी स्थितियां उस समय भारत में आ गई थी जिसकी वजह से देश में ये स्थितियां, आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी। एक तो हमारा राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन बहुत ही कमजोर था, मुद्रास्फीति लगभग 17% के आसपास जा रही थी, और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे वो बीमार हो गए थे, उनमें प्रतिस्पर्धा की क्षमता खत्म हो गई थी। वो उन पे खर्च बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उनका आय लगभग नहीं के बराबर था। तो ये चार महत्वपूर्ण कारण थे जिसने भारत की तत्कालीन सरकार को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्रेरित किया। और उस समय 21 जून 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को ऐसा लगा कि भारत विदेशी कर्ज जो है तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। आप बताइए कि देश अगर डिफॉल्टर घोषित हो जाता तो कितनी बुरी हालत होती, और उसके बाद हमारी छवि तो खराब होती है, हमारी अर्थव्यवस्था और पतन की तरफ चली जाती। कितने साल तक हम उस अंधेरे में रहते, उसे बाहर निकलना कितना मुश्किल था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा बात बताऊं, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, और उस समय इनको अपनी ही पार्टी के लोग बहुत पसंद नहीं करते थे। आप देखिए, उसके बाद भी इन्होंने एक एक बीड़ा उठा लिया कि हमें देश में आर्थिक सुधार लाने हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में, इसको ठीक करना है। और इनके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे उस समय डॉक्टर मुखर्जी से। और डॉक्टर मुखर्जी भी अर्थशास्त्र के बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, लेकिन उन्होंने, नरसिम्हा राव ने उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। क्यों बनाया? ये ये बड़े दूरदृष्टि, बहुत इनकी दूरदृष्टि थी। और उस समय विदेशों में भारत की छवि बहुत खराब हो गई थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि डिफॉल्टर, सभी लोग भारत को एक डिफॉल्टर मानने लगे थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि बहुत अच्छी थी, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर थे, कई विदेशों में काम कर चुके थे, विदेशी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इनको लगा कि अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाएंगे तो विदेशों से संबंध को बेहतर करने में, खासकर इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर करने में हमें मदद मिलेंगी। तो इन्होंने दोस्ती निभाने के बजाय देश के विकास को
और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने वाला इनका जो पक्ष था उस पर ध्यान दिया। तो ये बड़ी अच्छी सी बात है जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। और उस समय भारत का सरकारी खजाना खाली हो चुका था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पहले बजट भाषण में ही देश की किस्मत को बदल दिया। कैसे बदला, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने महान विचारक विक्टर ह्यूगो का जिक्र किया। 24 जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया और ये बजट पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसमें वित्त मंत्री थे। और इनकी जो लाइन थी, इन्होंने कहा, फ्रांसीसी जो विचारक थे दार्शनिक विक्टर ह्यूगो, उनका ये जो कथन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कथन मैं क्यों बता रहा हूं, मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको बताऊंगा। डॉक्टर विक्टर ह्यूगो का कथन था कि धरती की कोई भी ताकत उस विचार को रोक नहीं सकती है जिसका समय आ गया है। और समय आ गया है उदारीकरण का। उदारीकरण का मतलब आप अपनी नीतियों को उदार बनाइए, व्यापारिक नीतियों को उदार बनाइए। हमने क्या किया था, अपना दरवाजा बंद किया हुआ था, व्यापार का दरवाजा बंद किया हुआ था, हर जगह सरकारी हस्तक्षेप था, हर जगह लाइसेंस राज था, छोटे छोटे काम के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, लोगों को व्यापार करने में हतोत्साह का सामना करना पड़ता था। एक लाइसेंस बनाने के लिए सरकारी बाबू लोग इतना दफ्तर के चक्कर लगा लेते थे, इतना लाल फीताशाही में उलझा देते थे, इतना भ्रष्टाचार में उलझा देते थे कि लोगों की व्यापार करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और विदेश में से अगर भारत में कुछ व्यापार होना चाहे तो हमने दरवाजे को बंद किया हुआ था, हमने नीतियां बड़ी मुश्किल बनाई थी। तो इन्होंने जो बड़ी मुश्किल नीतियां थी व्यापार की, उस व्यापार की जो नीतियों को इन्होंने आसान बनाया, उदार बनाया। इसी उदार जो उदार की जो नीति है, इसी को लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहते हैं। तो इसी विचार का समय आ गया कि भारत अब समाजवादी जो जो उसका रुख है, जो हमने समाजवाद की तरफ जो रुख किया उसको कम करें और हम अपनी दरवाजे को खोलें, व्यापार के दरवाजे को खोलें, जिससे देश में आय के विभिन्न स्रोत का सृजन होता। अब मैंने यहां विक्टर ह्यूगो का कथन क्यों बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। आपके जनरल स्टडीज का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और ऐसे, इन पांचों जगह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आए हैं। आप जाके क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, किस किस एंगल से लिखेंगे। अगर आपका जो पहला पेपर होगा, जो हिस्ट्री वाला पेपर है जनरल स्टडीज का, अगर उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आता है, तो आप आधुनिक भारत की जो नींव हुई है, जहां से शुरू हुई, पीवी नरसिम्हा राव को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। यहीं से एक नए भारत की शुरुआत हुई। तो एक तो पहले पेपर 1 में ऐसे लिखेंगे। अगर पेपर 2 में अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन आता है तो आप इसका जो पॉलिटिकल एंगल है उसको ध्यान देंगे। अगर थर्ड पेपर में आता है तो इसके पीछे का जो इकोनॉमिक्स है उसको लिखेंगे। फोर्थ पेपर में जो इथिक्स वाला एंगल आता है, जैसे अभी मैंने डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो रिलेशन थे उनके, वो वाली वाली मैंने बात बताया। और राव पीवी नरसिम्हा राव ने कैसे इथिक्स, उनका जो इथिकल एंगल था वो क्या था, उन्होंने कैसे चुनौतियों को बाहर किया। और इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव की एक गठबंधन की सरकार थी, जहां जितने नेता थे सब अपने अपने संसदीय क्षेत्र को में लोगों को खुश करने के लिए नए नए विभाग चाहते थे। लेकिन इन सारी चुनौतियों से निपटते हुए कैसे नरसिम्हा राव ने देश के विकास पर ध्यान दिया, एक दूरदर्शी नेता के रूप में भारत का वो आधार प्रदान किया, भारत को नींव प्रदान की जो आज हम देख रहे हैं। आज भारत ने परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब उन्हीं की देन है। तो मैं तो नमन करता हूं इतने बड़े प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस देश को इतने इतने बड़े चुनौतियों से बाहर निकाला। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने दरवाजों को खोलने की बात कही। कौन से दरवाजे, जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए थे व्यापार के लिए, उन सब रास्तों को खोला, प्रतिबंध को आसान किया, खत्म किया, लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया। और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से नियमों में छूट दी गई।
और फिर भारत ने दो महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड स्टेबलाइजेशन मेजर्स। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब संरचना संरचना में बदलाव किए। संरचना में क्या बदलाव किया भारत ने? लिबरलाइजेशन, नियमों को उदार बनाया। प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। विनिवेश की शुरुआत की गई। पहले सरकार निवेश करती थी, अब सरकार क्या करने लगी? जो कंपनियों में सरकार की जो भागीदारी है उसको कम करने लगी, उसमें अपनी हिस्सा को बेचने लगी और कहीं निजी क्षेत्र आएंगे। तो निजी क्षेत्र के आने से क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी होती है तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप में प्रतिस्पर्धा की क्षमता ही नहीं विकसित होती है। तो वही खराब कार्य संस्कृति, पुअर वर्क कल्चर इस देश को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ले गया। तो पहले तो नियमों को उदार बनाया गया, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, कहीं जगहों पर निजी क्षेत्रों प्रबंधन में निजी क्षेत्र को लाया गया, विनिवेश शुरू किया गया, ये सारी चीजें शुरू की गई। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन दोनों का परिणाम है। जब हम ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट होने लगे तो ये इसने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे आपसे। तो क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया गया सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार लेने के लिए? सरकार में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए वो इस प्रकार है। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये सारा आपको लिखना है अपनी आपकी परीक्षा में, कॉपी में नोट भी करते जाइए। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? कई बार एकदम पूरा यही क्वेश्चन आया कि जो महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब ये 100 शब्दों में यही आएगा। पहले तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, अब इतना ज्यादा पूछा जा चुका है आपकी परीक्षाओं में कि अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं यूपीएससी में। अब थोड़ा सा घुमा के आता है, और अगर स्टेट्स में भी आते हैं तो आप ये पूरा बस लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या क्या भारत ने सुधार किए? औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति की, आयात शुल्क में कमी लाई गई, और मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया गया। सरकार द्वारा जो पहले विनिमय दर था, विदेशी मुद्रा का विनिमय दर, वो बंद कर दिया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया। पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश को अनुमति दी गई। उत्पाद शुल्क में कमी की गई। आयकर तथा निगम कर में कमी की गई। सेवा कर की शुरुआत हुई। शहरी सुधार किए गए। सरकारी क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या को सीमित किया गया। पेंशन क्षेत्र में सुधार किए गए। वैट आरंभ किया गया। सब्सिडी में कमी लाई गई। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया। तो ये सारी चीजें जो थी, इन महत्वपूर्ण चीजों के जरिए आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ और देश के विकास को एक नई दिशा मिली। भारत में आर्थिक सुधारों की पहली और व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली जो नीति थी 1991 की औद्योगिक नीति थी। और इसी नीति में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन 3 चीजों का उल्लेख किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण को लिबरलाइजेशन कहते हैं, एल एल से लिबरलाइजेशन। निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण का मतलब जी, ग्लोबलाइजेशन। इसको जी से कहते हैं। तो यही एलपीजी मॉडल पर क्वेश्चन आए हैं कि एलपीजी मॉडल, आर्थिक सुधारों का एलपीजी मॉडल क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो इसको आप समझ लीजिए और इस पर शॉर्ट नोट लिख के आप लोग मुझे दिखाइए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए। तो आइए चलते हैं उदारीकरण के बारे में पहले बात करते हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग वाली जो नीति थी उसके तहत प्रत्येक उद्यमी को एक फर्म शुरू करने, एक फर्म को बंद करने और उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तय करने के लिए सरकार के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो जब सरकारी बाबू से अनुमति लेनी पड़ती है तो पहले तो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे कुछ कुछ मिले, कुछ आमदनी बढ़े, उसको घुमाने लगते हैं। भ्रष्टाचार को जन्म देना पड़ता है। तो जो जो बेचारा उद्यमी व्यापार करना चाहता है वो तो उत्साहित हो जाता है।
10 बार बाबूजी बाबूजी लोग चक्कर लगा दिए, फिर भ्रष्टाचार के लिए पैसे मांगने लगे, तो उससे क्या होता था, उनको इस जो लाल फीताशाही थी उससे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इसके अलावा अनेक उद्योगों में निजी क्षेत्र की अनुमति ही नहीं थी भारत में। ठीक है, यानी कि नियम नियम जो थे उदार नहीं थे, नियम अनुदार थे, कठिन थे। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल छोटे पैमाने के उद्योगों में ही किया जा सकता था, और औद्योगिक उत्पादों का मूल्य निर्धारण और वितरण पर सरकार का नियंत्रण था। सरकार उन चीजों पर उनका मूल्य निर्धारित करती थी। 1991 की आर्थिक सुधार की नीतियों में इन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। तो उदारीकरण में क्या क्या किया गया उसको नोट करिए। शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर स्पेस और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सब के लिए लाइसेंस जो है खत्म कर दिया गया। इनको छोड़कर बाकी जितने भी उद्यम होंगे, जितने भी काम शुरू किए जाएंगे, उनके लिए सरकार की अनुमति लेनी जरूरी नहीं होगी। जो एकमात्र उद्योग अभी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है वो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन में कुछ प्रमुख गतिविधियां। ये सिर्फ सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र के लिए आरक्षित है। बाकी सब में सरकार जो है अपना हस्तक्षेप या तो कम कर दी है या खत्म कर दी है। इसके अलावा जो लघु उद्योग से उत्पादित जो सामान है अब अनारक्षित कर दिए गए हैं, यानी कि उद्योगों में कीमतों को तय करने की जो छूट है वो बाजार को दे दी गई है। बाजार में जिसकी मांग होगी उसकी उस हिसाब से कीमत निर्धारण होगा, जिसकी मांग कम होगी उसकी कीमत उस हिसाब से रखी जाएगी, जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी जरूरत होगी, तो इस आधार पर बाजार पे छोड़ दिया गया। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए। वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार किए गए? वित्तीय क्षेत्र या फाइनेंशियल मार्केट में क्या आता है बताइए। जितने भी वित्तीय संस्थान होते हैं वो वित्तीय क्षेत्रों में आते हैं। इसमें वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन और विदेशी मुद्रा बाजार, ये सारी चीजें जो हैं वित्तीय क्षेत्र में आते हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधार का मतलब यह है कि वित्तीय क्षेत्र को आरबीआई से परामर्श किए बिना कई मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र में जो प्रमुख सुधार किए गए वो कुछ इस प्रकार हैं। निजी क्षेत्रों के जो बैंक थे उसमें भारतीय और विदेशी दोनों ने मिलकर निजी क्षेत्रों के बैंक बनाने शुरू किए। आपने देखा उदारीकरण के बाद ही आप जो सुन रहे हैं ना, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, जितने ढेर सारे आप निजी क्षेत्रों के बैंक सुनते हैं, सिटी बैंक, ये सब उदारीकरण की देन है। और बैंकों में विदेशी निवेश की जो सीमा है बढ़ाकर करीब 74% कर दी गई। इसके अलावा जितने भी मर्चेंट बैंकर थे, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इस तरह के जितने एफआईआईस थे उनको भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति होती है। तो एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो एफडीआई, दूसरा एफआईआई। एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, और जो एफआईआई होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब वो उसमें 24 घंटे में पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो बाहर के एफआईआई थे उनको उनको परमिशन दी गई। इसके अलावा कुछ बैंक जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, जिनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा था, उनको बिना आरबीआई की मंजूरी की नई शाखा स्थापित करने की अनुमति दी गई, और वो अपने जो नेटवर्क थे उनको बेहतर बना सकते थे। अब उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा, सरकार ने ये कह दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि उद्यम को छूट मिली है। वो अब बाहर निकल के सांस ले सकते थे, प्लान कर सकते थे, योजना बना सकते थे, अपने अपने उद्यम को, अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। तो इससे क्या हुआ, जब उनका व्यापार बढ़ेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, देश का विकास होगा। ये उदारवादी नीति का ही परिणाम है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार का। ये मतलब आप देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं। आप देखिए आउटसोर्सिंग की कितनी लोग घर बैठे विदेशों के लिए काम करते हैं, टीचिंग की जॉब, आप घर बैठे रहिए, बाहर विदेशी कंपनियों के लोग काम, कॉल सेंटर्स में क्या हो रहा है, आप घर बैठ के बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। ये सब उदारीकरण
नीतियों का ही परिणाम है। टैक्स रिफॉर्म्स क्या किए गए, कर सुधार। टैक्स रिफॉर्म की क्या जरूरत पड़ती है? मान लीजिए सरकार ने किसी उत्पाद पर और किसी सेवा पर पूरा भारी भरकम टैक्स लगाया हुआ है, तो ये एक तो बड़ी ज्यादा आबादी तो हतोत्साहित हो जाएगी, यार जब सरकार को इतना टैक्स देना पड़ रहा है तो फिर इससे बढ़िया कि नहीं करो यार, जब सरकार ही सब ले जाएगी। तो सरकार ने टैक्स रिफॉर्म्स किए, टैक्स में कमी लाई। तो उससे क्या हुआ एक तो जो टैक्स की जो चोरी हुई बहुत कम हो गई। लोगों को लगा जब टैक्स बहुत कम हो गया तो क्यों नहीं ईमानदारी से हम टैक्स दें, उससे देश का विकास तो होगा ही। हमें प्रॉपर फॉर्म 16 और जितने भी टैक्स पेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब हमें मिलेंगे, जिससे हम कर्ज ले सकते हैं, बैंकों से लोन ले सकते हैं, और हमारा छवि भी बेहतर होगा। हम सरकार के एक रजिस्टर्ड अच्छे नागरिक वाली सूची में आ जाएंगे। तो टैक्स रिफॉर्म से बहुत मदद मिली, देश की इकोनॉमी बेहतर हुई उससे। व्यक्तिगत आय जो कर है उनमें लगातार कमी की गई, और आय कर की मध्यम दरों की वजह से बचत को भी बढ़ावा मिला। आपने देखा होगा कि ढेर सारी बैंकों की योजनाएं, डाकघर की योजनाएं बताती है कि अगर आप 5 साल के लिए अगर जमा करते हैं तो टैक्स से उतने % की छूट मिलेगी। मान लीजिए अगर आपका 5,000 रुपए का टैक्स बन रहा है और आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका टैक्स शून्य हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, एक मतलब 10 गुना ज्यादा जमा करना पड़ता है मिनिमम 5 साल के लिए। तो इससे क्या हुआ, बचत को बढ़ावा मिल गया। आपने आपने 50,000 रुपया उठा के बैंक में जमा कर दिया, तो एक तो आपका टैक्स बचा 5,000 रुपया, और दूसरा आपने भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा लिया। और वो जो बचा हुआ पैसा है, सरकार उस पैसे को 5 साल के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में, कल्याण कार्यक्रमों में खर्च कर सकती है। तो कितना दूरगामी लाभ हुआ, एक तो आपको आपका आय बढ़ा, आपका भविष्य थोड़ा सुरक्षित हुआ, और फिर सरकार उस पैसे को उठा के जो लॉन्ग टर्म जो भारत की योजनाएं हैं कल्याणकारी कार्यक्रम में है उसमें लगा दी। तो इसलिए दुगना मतलब दो तरफा फायदा हुआ। ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि भारत सरकार ने 2016 में जीएसटी को पारित किया, और सरकार की जो योजना है कि वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट देश में लाया जाए। तो सरकार का उद्देश्य है कि इस तरह की स्थिति को बेहतर किया जाए। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म शुरू किए गए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जो विदेशी मुद्रा होती है उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और 1991 में भुगतान संकट का जो संतुलन था उसको तुरंत सुलझाने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया गया विदेशी मुद्राओं की तुलना में। तो इससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हुई, क्योंकि कम विदेशी मुद्रा पर ज्यादा रुपया उनको मिलने लगा, तो बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत में आई। और इसके अलावा एक माहौल हो गया कि भारत में अब विदेशी मुद्रा बाजार में पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, अब वो बाजार से गाइड होगा। बाजार में रुपया अगर मजबूत होगा तो रुपए का मूल्य ज्यादा होगा, रुपया थोड़ा कमजोर हो गया तो उसका मूल्य कम होगा। मतलब सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उससे एक माहौल बन गया कि बाहर की जो निवेशक हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, वो भारत में प्रवेश करेंगी और मुनाफे के लिए काम करेंगी। उनको मुनाफा मिलेगा तो भी हमें रोजगार देंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में योगदान देते हैं, वो इनडायरेक्टली होता है। और इस प्रकार बाजार विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण करते हैं। ये तो हुआ उदारीकरण। अब दूसरा स्तंभ है निजीकरण। पहले हमने लिबरलाइजेशन की बात किया, एलपीजी मॉडल में हमने एल की बात कर लिया, अब हम पी की बात करेंगे। निजीकरण में क्या क्या हुआ? निजीकरण का मतलब कि सरकार के स्वामित्व वाला जो उद्यम है उसके स्वामित्व और प्रबंधन को निजी कंपनियों में बदलना ही निजीकरण है। और सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का स्वामित्व से सरकार हट जाए। कई बार उनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है तो सरकार जो प्रबंधन है वहीं से हट जाए। और दूसरा, उन कंपनियों को उठा के निजी क्षेत्रों को बेच दे या कुछ हिस्सा बेच दे। तो इन दो तरीकों से सरकार निजीकरण करती है। और उसके बाद विनिवेश की शुरुआत हुई। आप निवेश जानते हैं, निवेश का मतलब पैसा लगाना। विनिवेश का मतलब पैसा बाहर ले जाना, निकालना। मतलब अगर किसी उद्यम में सरकार का कुछ हिस्सा है, 10%, 20%, 30%, तो सरकार अपनी भागीदारी को या तो पूरा निकाल ले, पूरा पैसा, या कुछ पैसा निकाल ले। तो उस पैसे को बाहर निकालने से वहां फिर निजी क्षेत्र आएंगे, तो वो क्या होंगे, प्रतिस्पर्धा बेहतर होगी, आएंगे तो लोग मुनाफे के लिए काम करेंगे।
तो यानी कि कॉम्पिटेंट बनेंगे, कार्य संस्कृति बेहतर होगी। अब मुनाफा कब मिलेगा? जब आपका उत्पाद अच्छा होगा। जब उत्पाद अच्छा ही नहीं होगा तो मुनाफा कैसे होगा? तो ये सब चीजें बाजार के आधार पर जब चलती हैं तो माहौल प्रतिस्पर्धी होता है और एक तरह के आर्थिक विकास का एक माहौल बनता है। भारत में नवरत्न कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। अब नवरत्न क्या है? आप सभी ने विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की कहानी पढ़ी होगी, और उन्होंने नौ रत्नों को अपने दरबार में रखा था। ये दो जो नौ रत्न थे, कला, साहित्य और ज्ञान के उत्कृष्ट जो वहां के लोग थे वो हुआ करते थे। इसी तरह सरकार ने नौ नौ ऐसी नौ कंपनियों की पहचान करती है, नवरत्न कंपनियों की पहचान करती है जो कि रत्न हो, ज्वेल हो, मतलब प्रतिस्पर्धा के मामले में, उत्पादन के मामले में, रोजगार के मामले में उनमें काफी पोटेंशियल हो। और इस आधार पर सरकार 3 कंपनियां घोषित करती है। कौन सी 3 कंपनियां हैं? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न कंपनियों के कुछ उदाहरण है: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न कंपनियों के उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड। मिनी रत्न के उदाहरण है भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तो निजीकरण हुआ। तो एलपीजी में एल की बात हो गई, लिबरलाइजेशन की बात हो गई, पी प्राइवेटाइजेशन की बात हो गई, अब जी यानी कि ग्लोबलाइजेशन की बात है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक फिनोमिना। भूमंडलीकरण एक आर्थिक परिघटना है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप अपने उद्देश्यों के लिए, आर्थिक जरूरतों के लिए या अपने रोजगार के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ इंटरैक्शन करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, काम करते हैं, तो ये सब भूमंडलीकरण का हिस्सा होता है। भूमंडलीकरण का मतलब है, या वैश्वीकरण का मतलब है, दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। और ये जो वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण, सरकार ने जो उदारीकरण और निजीकरण शुरू किया उसी का नतीजा है। उसी के बाद वैश्वीकरण की शुरुआत हुई देश में। अभी आप सबको पता है आउटसोर्सिंग के जरिए दुनिया की बहुत सारी कंपनियां भारतीय लोगों को काम पे रखती हैं। क्यों काम पे रखती हैं? क्योंकि भारत का श्रम सस्ता है। भारत के जो उद्यमी, भारत के जो पेशेवर है, प्रोफेशनल है, कम पैसे में काम करते हैं, कम पैसे में और गुणवत्तापूर्ण काम करते हैं। तो आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत के लिए। और इसमें कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा, ये सारी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है। संचार के माध्यम में क्रांति आई है। आप देखिए, व्हाट्सएप पे बैठ के कॉल करके, अब मान लीजिए यूएस में आपका कोई दोस्त है, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए उसको बता सकते हैं। या फिर अभी हम ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए बात कर रहे हैं तो हम वहां लाइव में अपनी सेवा उनको दे सकता हूं। यानी कि आईटी में जो क्रांति आई है और प्रौद्योगिकी का जो प्रसार हुआ है उसने इन सेवाओं को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान किया है। और भारत में निम्न मजदूरी दरें, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने भारत को एक दुनिया का महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग गंतव्य स्थल बना दिया है। भारत में इस तरह आउटसोर्सिंग बहुत तेजी से फ्लरिश हो रहा है और छोटी और बड़ी कंपनियां वो सब यहाँ के पेशेवरों को अपने यहाँ काम पे रख रही हैं और इससे हमारी देश के विकास में बड़ी मदद मिल रही है। तो अब मैं संक्षेप में जो अभी आज मैंने बात किया कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और स्टेबिलाईजेशन मेजर्स किए, मतलब संरचनात्मक सुधार किए और चीजों को स्थिर और स्थायी बनाने के नए नए उपाय किए, सरकार ने किए। जो संरचनात्मक जो सुधार थे उनमें क्या क्या थे? पहला प्राइवेटाइजेशन, ये यहां से शुरू करिए। पहला था लिबरलाइजेशन माने कि एल, दूसरा प्राइवेटाइजेशन यानी कि पी, और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन यानी कि जी, एलपीजी मॉडल। लिबरलाइजेशन में डीरेगुलेशन किया, मतलब सरकार ने जो रेगुलेटिंग चीजें थी उनको, जहां सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था उनको खत्म किया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए, टैक्स में रिफॉर्म्स किए, फॉरेन एक्सचेंज के क्षेत्र में सुधार किए और ट्रेड पॉलिसी में सुधार हुआ।
इन सारी चीजों में सुधार करके सरकार ने अपनी नीतियों को उदार बनाया और देश में आर्थिक विकास का एक बड़ा महत्वपूर्ण माहौल तैयार किया।